Hello students, this lecture is for MSc previous zoology students of RR College. I am Dr. Amita Saraswat teaching you second part of the topic Scope and Application of Biostatistics from paper 4th of semester 1st. In the last lecture, I told you about the two aspects of application of biostatistics as a science and as number or figures. Medicine, as you know, is essentially an empirical science. It depends on the observation and not on theories and theorems. As a part of clinical practice or research, we deal with many observations which, when systematically arranged, are called data or numbers. इस सब की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि डेटा या दत्त किन्हें कहते हैं और इनका इकट्ठा किया जाना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई भी अध्ययन करने के लिए, चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ से संबंधित है या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है. हेल्थ एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर एसेंशियल टूल्स इन डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल प्रैक्टिस and community services. Recording of vital events in birth and death registers and diseases in hospitals is like bookkeeping of the community. आप भी देखते होंगे आपका जन्म हुआ तो अलवर के नगर निगम में आपकी एंट्री हुई होगी, अस्पताल से ये डेटा चले जाया करते हैं. तो जन्म और मृत्यु दोनों के ही रिकॉर्ड रखे जाते हैं. इस तरह की जनसांख्यिकीय डेटा का रिकॉर्ड हर शहर में, हर जगह, हर कंट्री में होता है. डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़, डिफेक्ट्स और डेथ्स इन डिफाइंड पॉपुलेशन. और इनका डेटा भी अक्सर रखा जाता है कि कितनी तरह के स्टेटस ऐसे हैं जिनमें टीबी होती है, किन में कैंसर होता है या कुछ अन्य ऐसी बीमारियां हैं, कितने लोग शराब के आदी हैं. इस तरह के डाटा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं. तो एनालिसिस ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स और स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स, इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन सिस्टम्स बायोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, इन जेनेटिक्स किया जाता है, इन एग्रीकल्चर, इन इकोलॉजी और इन न्यूट्रिशन इसका इस्तेमाल होता है. बायोस्टैटिस्टिक्स का फॉर स्टडिंग द वेरियस फील्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, we'll discuss in detail about the application of biostatistics as numbers in population genetics and statistical genetics. In population genetics, linking of the variations in genotype, variation with the phenotype variation of the population is a common type of study which goes on. Anybody can observe the phenotype. phenotype क्या होता है? बाह्य आकारिकी के बाह्य लक्षण जो दिखाई देते हैं वो phenotypes होते हैं और जीनोटाइप्स जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो होते हैं. उनके बीच में हम आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं. We can study the distributions and changes in the allele frequency as population is subject to natural selection, genetic drift, mutation and gene flow. आप जानते हैं वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता, उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन, उत्परिवर्तन और जीन फ्लो इस तरह के चलते रहते हैं. जीन फ्लो माइग्रेशन से हो सकता है, प्राणियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना. इसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे एक प्लांट अगर टॉल है तो उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, दो तरह के अगर जीन्स होते हैं तो ये एलील्स कहलाते हैं दोनों जीन्स. तो इनके अंदर भी हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देख सकते हैं. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स की हमारे पास जो डेटा उपलब्ध होते हैं उनका हम डेवलपमेंट करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं. बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते हुए वी ड्रॉ इन्फरेंसेस, हम उनसे निष्कर्ष निकालते हैं. तो ये जेनेटिक्स में स्टैटिस्टिक का
इस्तेमाल होता है। स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? वे प्रोसेसेस, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये स्टैटिस्टिक है किसी भी पॉपुलेशन का। या हम कहें कि हमने रिग्रेशन या कोरिलेशन निकाल लिया दो फैक्टर्स के बीच में, ये सारे कहलाएंगे स्टैटिस्टिक। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। Biological genetics tends to collaborate with the lab technicians, molecular biologists, clinicians and bioinformaticians। ये लोग क्या होते हैं? ये सारे लोग जो भी हमें डेटा उपलब्ध कराते हैं, प्राइमरी डेटा जिनके पास होता है, जैसे कि जो लैब में काम कर रहा है उसको पता है लोगों के ब्लड काउंट्स कितने कितने आ रहे हैं, या एक बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, वो क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमें डीएनए का एक सीक्वेंस पता होता है, तो वहाँ से डेटा लिए जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बता सकता है कि प्रोटीन में कितने कितने अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं। क्लिनिशियंस बता सकते हैं क्लिनिक में कितने पेशेंट्स आए, किस किस तरह की बीमारी के आए, उनके बॉडी वेट्स मान लो चाहिए तो वो बता सकता है। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल जेनेटिक्स में उनसे डेटा लेके उनको प्रोसेस कर सकते हैं। We can take data from the sources of data and then we can study the population। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडीज़ भी सारी बायोस्टैटिस्टिक की नॉलेज के साथ ही हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट इज़ द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ के हम बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी to handle the rapidly growing repository of information related to molecular biology, combines various fields of study। ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ये एक्चुअली एक कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब गणना करने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम बहुत तेज़ी से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जब बड़ी तेज़ी से विकास हुआ तो उसमें इतने सारे हमारे पास रॉ डेटा आ गए, काफ़ी सारी चीज़ों के, डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से कंसर्न या और दूसरी तरह के मॉलिक्यूल से संबंधित हमारे पास काफ़ी सारी सूचनाएं थी। तो उसकी रिपोजिटरी बन गई, एक हमारे पास खान बन गई, खूब सारे डेटा हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब इनको हमें हैंडल करना है, इनको हम किस तरह प्रोसेस करें, इनसे किस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन निकालें, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स यह काम करती है, जिसमें हम कंप्यूटर का प्रायः इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ अ मैरिज बिटवीन कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। और इसमें भिन्न भिन्न फील्ड, जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित डेटा भी इस्तेमाल कर सकती, केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, सारे साइंसेस को मिला के ये उनका एनालिसिस करती है डेटा का। कहीं से भी कोई सा भी डेटा उपलब्ध हो, उनके एनालिसिस में सारे विज्ञान का एक समूहीकृत प्रयास होता है, उसमें वो कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो इट इज़ इन द बायोलॉजिकल सीक्वेंस एनालिसिस में जब इसका इस्तेमाल होता है तो हम कहेंगे इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जैसे कि आपको इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, सारे एडेनिन, ट्राइसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनकी सीरीज़, यानी कि ये डीएनए का सीक्वेंस एनालिसिस इसमें दिखाई दे रहा है आपको, जो कि यहाँ किया जा सकता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत। और इसमें चूँकि बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ सकते हैं इस तरह के विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट इज़ इन सिस्टम्स बायोलॉजी। In systems biology, also the role of biostatistics is very important, in that in gene network inference or in pathway analysis we make use of it। Systems biology क्या होती है? जितने भी biological systems हैं, जैविक तंत्र जितने हमारी शरीर के अंतर्गत हैं, या किसी प्राणी में, किसी जानवर में, किसी में भी अगर वो हैं, तो उनकी स्टडी कहलाई ये systems biology। So it is based on interdisciplinary field of study that focuses on complex interactions within biological systems। और जितने भी तंत्र हैं आप जानते हैं एक दूसरे से जटिलता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, तो इनके पाथवेज का एनालिसिस करने के लिए, इसमें से कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम
बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें। और heavy use of mathematics and computational methods is also needed for this. They can only make it possible कि खूब सारे गणित का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसमें हमें गणना करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों की कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे, इसलिए हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ इन जेनेटिक्स. So the statistics and human genetics are twin subjects having grown with the century together, and there are many connections between the two. जगह जगह पर हम पूरे इतिहास में जहाँ कहीं ह्यूमन जेनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, वहीं वहीं हमने देखा है स्टैटिस्टिक्स का भी विकास हुआ है। इन दोनों का एक दूसरे से बड़ा अच्छा अन्योन संबंध है। Some fundamental aspects, in particular the concept of analysis of variance, first rose in human genetics, where statistical and probabilistic methods are now central to many aspects of analysis of questions in human genetics. There are two important laws, as you know, Mendel's law and Hardy-Weinberg's law. ये दोनों law, the second one the law of equilibrium भी कहलाता है। इन लॉज को स्टडी करने के लिए हम समय समय पर मीन, मीडियन वगैरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। जब भी कभी हमारे पास डेटा बहुत सारे इसके संदर्भ में एकत्रित होते हैं, तो इस तरह के एनालिसिस में हमें ज़रूरी होते हैं स्टैटिस्टिकल नॉलेज। इसके अलावा अन्य कहीं भी ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लिंकेज एनालिसिस में, सीक्वेंसिंग में, इन सब में हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए। देन इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में भी हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं मास प्रोडक्शन होता है फसलों का। सो इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स also this works. In agricultural works, the decision as to whether one variety of crop is better than the other will be made on the result of carefully planned series of statistical experiments. तो statistical experiments के ही द्वारा हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कौन सी खाद का प्रयोग करने से हम अधिक लाभान्वित होते हैं as compared to the cost of the फर्टिलाइज़र एंड द यील्ड प्रोड्यूस, जितनी उपज हो रही है और जितनी उसके पे खर्चा आ रहा है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने में या उसमें हमारा फ़ायदा देखने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। देन इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी में भी हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। इकोलॉजी के फील्ड में इन एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स there are a number of type studies which are taken into account. These studies, the environmental statistics, they have a baseline. Studies in any documentary study present statistics of an environment shows that there are some changes, but the changes which will occur in future that we don't know. तो उनको अगर फोरटेल करना है, उनको अगर बताना है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज से हम आगे क्या इसमें चेंजेस देख सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स उसका फ्यूचर टेल करने के लिए, उसका भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक होती है। देन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस बीइंग प्लान्ड, there are certain targeted studies to describe the likely impact of changes being planned or of accidental occurrences. इसके लिए क्या होता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है टू अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तभी तो मौसम विज्ञान बताता है हमें कि आगे कोई साइक्लोन आने वाला है या रेन्स आएंगी या सूखा पड़ेगा, तो उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग आवश्यकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग मतलब कि हम देखते रहें कि अभी क्या चल रहा है, तो उनके अगर डेटा हम संजो कर रखेंगे,
फिर उनके अंदर हम उनके आकलन, नियमित आकलन करके उनके अंदर आने वाले बदलाव का पूर्वाभास स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। देन द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन न्यूट्रिशन, पोषण के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। करीब 2 दशकों से पहले से ऐसा होता चला आ रहा है कि there have been revolutionary developments in life sciences technologies characterized by high throughput, high efficiency and rapid computation. इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है कि उससे ज़्यादा डेटा हमारे पास आने लगे हैं। किसी के बारे में मॉलिक्यूलर साइंस से हमारे पास बहुत सारे डेटा आने लगे हैं और उसकी वजह से हमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है। Because the nutritionists have advanced methodologies for analysis of DNA, RNA, protein, low molecular weight metabolites, as well as access to biomolecular databases. So the biostatistics, which can be defined as a process of making inference from data that contain variability, has played an integral role in advancing nutritional sciences. एंड सो अच्छा, परिणाम निकालने के लिए विभिन्नता रखने वाले ये सारे आंकड़े हमारे पास अब उपलब्ध हो गए और इन सब के संकलन के लिए अविभाज्य रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो स्टैटिस्टिक्स हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल in advancing nutritional sciences. Currently in the era of systems biology, statistics has become an increasingly important tool to quantitatively analyze data about the biological macromolecules which form the part of the nutrition. तो इस तरह से हम न्यूट्रिशन को भी एनहांस करने के लिए, उसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। Now let us conclude this lecture with the importance of biostatistics. As the biological data, they vary due to age, gender, heredity, height, weight, etc. Also due to variation in anatomical, physiological and biomechanical parameters. तो इन सब में बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी हमारे पास जैविक तत्व होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग प्राणियों के डेटा होने की वजह से। इसके अलावा और क्या होता है कि वातावरण भी अपना योगदान इसमें देता है। वातावरण किस तरह से? एनवायरनमेंट ड्यू टू न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, रोड ट्रैफिक, लेजिस्लेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एट्सेट्रा, इन सब से अब वातावरण भी इसमें अपना योगदान देता है। देन देयर आर, हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं समझ सकते, नहीं उस तक पहुंच सकते, तो हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है। द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड कैन नॉट बी स्टडीड एंड एट लीस्ट फ्यूचर केसेस कैन नेवर बी इंक्लूडेड। सो solution is statistical interpretation. So deficient statistical knowledge can adversely affect the research quality. इसलिए हमें हमेशा स्टैटिस्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, सैम्पलिंग तो करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद में बायोस्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैन एश्योर दैट द रिजल्ट्स ऑब्टेन आर नॉट मियरली बाय चांस। अब अगर सैम्पलिंग सही नहीं है या बाय चांस कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम उससे मिसलेड होके कंक्लूड करने लगें, कोई इन्फरेंस निकालें, कोई निर्णय ले लें, कोई परिणाम घोषित करें, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल बहुत अधिक आवश्यक होता है। A well designed and properly conducted experiment is a prerequisite to reach a valid conclusion. और यहाँ तक कि कार्ल पियर्सन ने ये भी कहा है कि ये तो स्टैटिस्टिक्स तो साइंस की ग्रामर है एक तरह से, इसके बिना तो आगे चल ही नहीं सकते। चलेंगे तो कोई दोष रहित वातावरण नहीं होगा विज्ञान के अध्ययन में। सो साइंस ऑलवेज प्रमोट्स द यूज़ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन ईच एंड every field of science. So thank you very much. This concludes the
lecture.